नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। 2 दिन से हम अपना डिस्कशन नहीं कर पाए थे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के डिस्कशन में हमने कल के कुछ आर्टिकल को शामिल किया है और आगे हम डिस्कशन करेंगे। उसमें हम एक एक करके या फिर दो चार टॉपिक करके आर्टिकल को इंक्लूड करते जाएंगे, तो आपका कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक छूटेगा नहीं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और यूपीएससी में 7 साल के बाद इतनी वैकेंसीज आई है, 1105, जो हाईएस्ट वैकेंसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रीलिम्स में सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अब आप बैटल के मूड में लड़ना स्टार्ट आपको करना होगा। तभी आपको इन 1105 में अपनी एक सीट को सुनिश्चित करना है, ठीक है। और इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा विथ स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और 1105 जो वैकेंसीज है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इसमें अपनी जगह आप बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे और आपको इसकी तैयारी लगातार अपनी जो प्रिपरेशन चल रही है या फिर उसके अकॉर्डिंग करनी है, या फिर जिन्होंने अभी तक स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, स्ट्रेटजी बना के टाइम टेबल बना के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज रखिएगा और उसका बार बार आप एक ही रिसोर्सेज का बार बार रिवीजन करना, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अधिक से अधिक क्या करना है, फोकस करना है। उसके बाद आपको कुछ टेस्ट सीरीज पे आपको लगाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंटों की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, तो आपकी भी अपनी स्ट्रेटजी होगी, और नहीं है तो उसको आप बना सकते हैं। तो आपको आपको उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है। आज से इसकी स्टार्ट हो चुकी है, एप्लीकेशन कर सकते हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बजट और इकोनॉमी सर्वे आया है, तो उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। आर्टिकल ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस कर रहे थे सिटीजन्स को, तो उन्होंने भारत की कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यू के बारे में बात की। भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यू का मतलब है लोकतांत्रिक मूल्य, कि हमारे एंसेंट और मिडाइवल टाइम में उत्तर मेरू जो इंस्क्रिप्शंस है, अनुभव मंडपम है, जो कि लॉर्ड विश्वेश्वरा के द्वारा बनवाया गया था, और काकतीय जो डायनेस्टी है वहां पे हमको डेमोक्रेटिक वैल्यू हमको देखने को मिलती है, ठीक है। लिबर्टी देखने को मिलती है, जस्टिस देखने को मिलता है, इक्वलिटी देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कॉमन गुड देखने को मिलता है, सॉवरेनिटी देखने को मिलती है। तो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है वो बहुत पुरानी है, इंसेंट और मिडाइवल टाइम की है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। जब पश्चिम के लोग पहनना नहीं जानते थे, तब हम लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते थे, तब हम विज्ञान की बात करते थे, तब हम साइंस की बात करते थे, तब हम आर्ट की बात करते थे। लेकिन इस सिनेरियो में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण हमने उस विकास को संजोए के नहीं रखा, वो लगातार निरंतर की स्थिति में बनता गया। और अगर हम उसको संजोए रखते और वो घटनाएं हमारे साथ नहीं होती, तो कुछ परिणाम अलग भी हो सकते हैं, कुछ हम अलग होते, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन पढ़ना है, अनुभव मंडपम पढ़ना है, और बसवेश्वरा जो भगवान है, लॉर्ड है साउथ में, उनके बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है और काफी महत्वपूर्ण चीज है। तो जो उत्तर मेरू जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपको 920 एडी के आसपास
देखने को मिलेगी पारंतक चोला वन 907955 ईडी के आसपास आपको ये इंस्क्रिप्शन अभिलेख देखने को मिलता है। चोला विलेज था इंस्टेंट टाइम में, जिसको हम चतुर्वेदी मंगलम भी बोलते थे, जो कि आपको तमिलनाडु के चेन्नई के पास देखने को मिलेगा। चोला जो डायनेस्टी थी वो सेल्फ गवर्नेंस से संबंधित आपको देखने को मिलेगी, जो कि चोला जिसको हम बोलते हैं स्वशासन, क्या बोलते हैं लाला, स्वयं शासन से आपको देखने को मिलेगी। ये प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे आपको जनरल असेंबली देखने को मिलती है, जिसको सभा बोलते हैं या फिर महासभा बोलते हैं, विलेज से संबंधित। और यहाँ पे आपको चोला कोडा बोलोई इलेक्शन सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसपे कडम्बू देखने को मिलता है, जिसको एवरी विलेजेस को कडम्बू में कैटेगराइज किया गया था। और यहाँ पे लोगों को रिप्रेजेंटेड इलेक्टेड किया जाता था। क्या किया जाता था? इलेक्टेड। और उनकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती थी, जैसे वर्तमान में हमको देखने को मिलता है क्वालिफिकेशन वहां पे क्या होती थी, उनको उनके पास अपना लैंड होना चाहिए, उनके पास अपना बनाया हाउस होना चाहिए, और उनके पास लीगली ऑन साइट होना चाहिए, मतलब कि लीगली ऑन साइट पे उनके पास अपना हाउस होना चाहिए, और उनको नॉलेज होना चाहिए मंत्रा ब्राह्मण का। उनकी एज अबाउ 35 और 70 के आस बीच में होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशंस हमको देखने को मिलती थी। इसका मतलब है वर्तमान में भी हमको क्वालिफिकेशन संविधान में देखने को मिलती हैं, वहां भी हमको देखने को मिलती हैं। तो कुछ जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है वो हमको एंसेंट टाइम में ही हमारे देश में थी, लेकिन कुछ डिसक्वालिफिकेशंस भी हमको देखने को मिलती हैं। आपके पास आपने कोई मिसकंडक्ट ना किया हो, आपने कोई फ्यूचर इलेक्शन में अगर आपने कोई मिसकंडक्ट किया है तो आप फ्यूचर इलेक्शन में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ब्राइब ना ली हो, आपने कोई प्रॉपर्टी ना हड़प ली हो लोगों की, तो इस प्रकार की जो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जो वर्तमान में हमको दल बदल कानून आरपीए एक्ट 1951 में देखने को मिलते हैं, उस टाइप की चीजें हमको एंशिएंट टाइम में भी देखने को मिलती हैं। और वर्तमान में हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कमेटी के माध्यम से काम करता है, तो तब भी वो कुछ कमेटी के माध्यम से काम करते थे। एनुअल कमेटी होती थी, गार्डन कमेटी होती थी, वाटर बॉडी कमेटी होती थी। तो ये वहां का जो स्वशासन है वो कमेटी के माध्यम से काम करता था। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हमको देखने को मिलती हैं। आप वैसे याद रखिएगा, लिमिटेशंस है कि यहाँ पे जो भी स्वशासन करता था उसको लॉटरी के माध्यम से एक पेड़ के नीचे एक लॉटरी में उसको डाल दिया जाता था, किसी कन्या के द्वारा उस लॉटरी को उठवा लिया जाता था, लॉटरी के माध्यम से उसका चुनाव होता था। तो ये क्या है, ये लिमिटेशंस वहां पे देखने को मिलती है। जिसके पास अपना लैंड होगा, अपना मकान होगा, उसको ब्राह्मणी के मंत्र के बारे में पता होगा, उसको उसको ही मतलब कि स्वशासन के लिए इलेक्ट किया जाता था। तो ये तो क्या है, ये तो क्या है, ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये इसको भी हम एक लिमिटेशन के तौर पे देख सकते हैं। अगर आपको लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं। तो हमने उत्तर मेरेरू अभिलेख पढ़ा। अब हम पढ़ लेते हैं अनुभवा मंडपा, जो कि लॉर्ड विश्वेश्वरा के द्वारा बनवाया गया। लॉर्ड विश्वेश्वरा के द्वारा इसको फिलोसफिकल और एक्सपीरियंस के द्वारा बनवाया गया, ताकि हम गैदरिंग कर सकें, वहां पे अपनी फिलोसफी एक्सपीरियंस को, अनुभव को बांट सकें। अनुभवा मंडपा है जो इसको अर्लीस्ट पार्लियामेंट बोलते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसको अर्लीस्ट पार्लियामेंट बोलते हैं। और प्रभु देवा को प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया जाता था, जो कि ग्रेट योगी होते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके पास अचीवमेंट होता था। लॉर्ड बसवा को प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक्ट करते थे, और वो टैकल करते थे कुछ प्रॉब्लम को, जैसे सोशल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, योगिक, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, लिटरेसी स्पेयर में। तो जैसा कि वर्तमान में हमारा जो पार्लियामेंट है कुछ प्रॉब्लम को टैकल करता है, उसी प्रकार की प्रॉब्लम को टैकल कौन करता था, एंसेंट टाइम का प्रभु, जो वहां पे जो मतलब कि प्रभु देवा और लॉर्ड बसवा थे, वो इस प्रकार की समस्याओं को टैकल करते थे। लेकिन डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट डे के पार्लियामेंट में हमको जो
वर्तमान में प्रेजेंट डे के पार्लियामेंट और अनुभवा मंटपा में जो डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, मेंबर उस टाइम पे पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं हुए जाते थे, जबकि वर्तमान में हमको देखने को मिलते हैं इलेक्टेड होते हैं पार्लियामेंट में, तब मेंबर क्या होते थे, नॉमिनेटेड होते थे। इस अंतर को आप याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को समझे। अब लॉर्ड विश्वेश्वरैया के बारे में बात कर लेते हैं। 1105 और 1167, 1105 क्या 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 है बताओ, यूपीएससी की नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ये 12th सेंचुरी के पोएट थे, कर्नाटका में इनका जन्म हुआ, सामाजिक और धार्मिक सुधारों के बारे में इन्होंने बात की, अनुभवा मंडपा की इनने स्थापना की, बचना की इनने लिटरेचर लिंगायत मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, वो लॉर्ड विश्वेश्वरैया के द्वारा ही चलाया गया साउथ इंडिया में। और ये लिंगायत मूवमेंट में क्या करते थे, जो भी डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, सुपर जो कि ब्राह्मण रिचुअल्स होते थे उनके द्वारा डिस्क्रिमिनेशंस हमको देखने को मिलते थे, उनको क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे। और जो बसवा पुराना है उसको रिटर्न किया गया किसके द्वारा, पल कुर्गी के द्वारा, सोमनाथ 13वीं सेंचुरी में। और इसमें उनके लाइफ ऑफ आइडिया के बारे में बात की जाती है, तो इसको आप याद रखेंगे। इन्होंने अहिंसा को प्रमोट किया। बसवा जयंती को एनुअल इवेंट के रूप में, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, काकतीय ट्रेडिशनल के बारे में बात की, तो काकतीय जो साम्राज्य डायनेस्टी हमको देखने को मिलती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रीजन में आपको इधर देखने को मिलेगी। और इनकी जो कैपिटल है वारंगल हमको देखने को मिलेगी 12 to 14 सेंचुरी के आसपास। और ये फेमस थे अपने इरिगेशन टैंक के लिए, जो वर्तमान में भी आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे ये संचालित हैं, वहां की वाटर सप्लाई में बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस रोल निभाते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया, टैंक के कैनाल के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण क्या किया, काम किया, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब जो चोला डायनेस्टी की बात की, तो चोला जो टेरिटरी आपको देखने को मिलेगी, इधर देखने को मिलेगी। और ये ट्रेड रूट इस माध्यम से यहां तक ये अपना जापान तक, ये अपना चाइना तक अपना ट्रेड करते थे। इनका इन्फ्लुएंस आपको दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलता था। तो काफी प्रसिद्ध डायनेस्टी थी, काफी महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी। दो बातें याद रखेंगे, स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण बात करते हैं, और इनका ट्रेड रूट आपको चाइना तक, इधर आपको जापान सी तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, सेंटर ने क्या किया है, पैनल को सेटअप किया है ताकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संबंधित जो भी शिकायतें आती हैं, जो भी प्रॉब्लम आती हैं यूजर को, उनको टैकल कर सकें। तो उन्होंने क्या किया है, 3 ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी को एस्टेब्लिश किया है अंडर द रूल ऑफ आईटी रूल 3A के तहत इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। इसमें जो जीएसी है उसमें कंपोजिशन आपको चेयरपर्सन एक्स ऑफिसर देखने को मिलेंगे, 2 होल टाइम मेंबर देखने को मिलेंगे, और 2 में से आपको एक रिटायर मेंबर देखने को मिलेगा, जिनका आपको जो टर्म होगा वो 3 ईयर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 3 ईयर के आसपास का 3 ईयर ही देखने को आपको मिलेगा। तो पहली जो जीएसी है उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर I4C के द्वारा हेड किया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत आती है। I4C का मतलब है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के जो हेड होंगे उसको फर्स्ट जीएसी हेड करेंगे। भाई फर्स्ट जीएसी को किसके द्वारा हेड किया जाएगा, I4C के चेयरपर्सन के द्वारा। सेकेंड जीएसी होगी उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा हेड किया जाएगा, जो किसके होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के। और थर्ड जीएसी को सीनियर साइंटिस्ट के द्वारा हेड किया जाएगा, जो MIT के सीनियर साइंटिस्ट होंगे उनके द्वारा। तो बस इतना ध्यान रखेंगे। और जो यूजर की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की दिशा में काम करेंगे, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, ठीक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे वो अपनी अपील कर सकते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रोल क्या होगा, वही
मतलब कि कोई आपके कंटेंट में मॉडरेशन करता है तो उसके बारे में डिसीजन हो जाएगा। इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म आपके कंटेंट में मॉडरेशन करते हैं तो आप जाके वहां पे अपील कर सकते हैं। अगर कोई यूजर अनसेटिस्फाई होता है तो डिसीजन के बारे में अपील कर सकता है। विद इन 1 मंथ उस प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के कहें तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, ताकि समय धन दोनों की क्या बचत हो। ठीक है, इतना ही ध्यान रखेंगे। दूसरा, रेड हेडेड वल्चर चर्चा में है। आफ्टर 2 डिकेड के बाद हमको इंडिया में देखने को मिला है। इसको एशियन किंग वल्चर भी बोलते हैं, इसको पांडिचेरी वल्चर भी बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इसकी पॉपुलेशन हमको देखने को मिली है, लेकिन एक पेन किलर होता है जिसको हम बोलते हैं डिक्लोफेनेक। ठीक है, इसके माध्यम से इसकी पॉपुलेशन में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त 2 पेन किलर और हैं जिसके कारण इसको बल्चर्स की गिरावट में बल्चर्स की जो पॉपुलेशन है उसमें उसमें डिक्रीज देखने को मिला है। उनके नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इनका जो आयुष्मान स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बस इतना ही हमको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको इसके बारे में ध्यान नहीं रखना है। दूसरा, मुनेरू थुरुतु आइसलैंड चर्चा में है, क्योंकि नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडी ने एक स्टडी रिवील की है। कहा है कि एंथ्रोपोजेनिक जो इंटरवेंशन हो रहा है केरला के रीजन में, जिसके कारण जो आइसलैंड हमको देखने को मिल रहा है मुनेरू थुरुतु आइसलैंड, जो कि आपको अष्टामुड़ी लेक और कलाड़ा रिवर के मध्य आपको केरला में देखने को मिलेगा। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इधर आपको देख पा रहे हैं एक कलाड़ा रिवर, इधर आपको अष्टामुड़ी लेक, इधर आपको मुनेरू आइसलैंड देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैन मेड एक्टिविटी के कारण, इनका इंटरवेंशन अधिक होने के कारण इसमें श्रिंकेज हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थैनमाला डैम चल रहा है कलाड़ा में, इसके कारण जो कि इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें आइसलैंड में श्रिंकेज देखने को मिल रहा है। सैंड माइनिंग हो रही है अष्टामुड़ी लेक में। ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे चल रहे हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, इसके कारण हमको इस आइसलैंड में श्रिंकिंग देखने को मिला है। चर्चा में था तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा, कबाल टाइगरिज्म चर्चा में है, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित, जो कि तेलंगाना स्टेट से संबंधित हमको देखने को मिलेगा। जो कि वर्तमान में हमने वाटर वर्ल्ड जो सेंसस वो हुआ, इसको हमने पहले डिस्कस भी किया है। इसमें 340 मतलब कि 340 जो बड़ी डिफरेंट स्पीशीज देखी गई हैं, इसके कारण चर्चा में था। जो कि वाटर वर्ल्ड सेंसस 2023 देखने को मिला। तेलंगाना में हमको देखने को मिलता है रिवर गोदावरी पे। इसमें डेंस फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, ओपन एरिया है, रिवर्स है, स्ट्रीम है, वाटर बॉडी है। फ्लोरा की बात करेंगे तो यहाँ पे टीक मिलेगा, बैम्बू मिलेगा, महुआ मिलेगा। फोना की बात करेंगे तो आपको नीलगाय मिलेगी, चिंकारा मिलेगा, ब्लैक बक मिलेगा, संबर मिलेगा, स्पॉटेड डियर मिलेगा, वाइल्ड डॉग मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो कवल जो टाइगर रिजर्व है उसकी लोकेशन याद रखेंगे, कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो स्पेशली बात करेंगे तो तेलंगाना में हमको देखने को मिलेगा। किस रिवर से इसकी ट्रिब्यूटरी यहाँ से गुजरती है तो आप बता देंगे गोदावरी इस टाइगर रिजर्व से गुजरती है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। दूसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5th जो एडिशन है अंडर 18 एज कैटेगरी का, वो हमको मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी में देखने को मिल रहा है। इसको 2018 में देखने को मिला, सरकार ने लॉन्च किया। पहला ऐसा इवेंट है जिसमें फर्स्ट टाइम हिस्ट्री गेम्स में वाटर स्पोर्ट को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजों को प्रमोट किया जाता है, तो आप केवल याद रखेंगे, पीसीएस में पूछा सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं पूछेंगे ये लोग। दूसरा, एशियाटिक गोल्डन कैट चर्चा में है। मीडियम साइज वाइल्ड कैट है, जो कि नेटिव आपको नॉर्थन ईस्टर्न इंडियन देखने को मिलेगी, सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी, साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगी, चाइना में देखने को मिलेगी। इनका जो गेस्टेशन जो इनका पीरियड रहता है 81 डे रहता है। 1 to 3 एक क्या देते हैं, किचन को वार्म करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आपको बक्सा टाइगर रिजर्व में हमको देखने को मिला है, और बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, इधर आपको देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। एशियन गोल्डन केट है, इसका जो आयुष्मान स्टैंडर्ड है नियर थर्टेंड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में देखने को मिलती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मणिपुर हेमांग चर्चा में है। क्रीमी व्हाइट कलर के फ्लावर रहते हैं, हेमांग ट्री से निकलते हैं, और इनकी काफी मेडिसिनल
वैल्यू रहती है, एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, डायरिया और डिसेंट्री में काम आते हैं। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यू रहते हैं, उससे संबंधित इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, इस इनका निकनेम कभी कभी हम सितंबर बीटीवी बीटीवी बोल देते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, मणिपुर से संबंधित है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे नहीं आगे, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। दूसरा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिलिंग चर्चा में है, क्योंकि भारत का यहाँ पे काफी ट्रेड डिफिसिट है, इसलिए चर्चा में है। हम इनके साथ कुछ एग्रीमेंट करना चाहते हैं ताकि हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो कम हो जाए। इसको सबसे पहले 1981 में एस्टेब्लिश किया गया, रीजनल इकोनॉमिक यूनियन है। इसमें आपको देखने को मिलेंगी बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात जैसा। केवल इसको यमन को छोड़कर इसके सभी जितने भी देश आते हैं वो इसके मेंबर कंट्री देखने को मिलेंगे। सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। ठीक है, इस बात को 6 कंट्री है। लैंग्वेज इस ऑर्गेनाइजेशन की अरबिक है। ठीक है, और इंडिया यहां से 2021 में जो फॉरेन रिजर्व इन्होंने रेमिटेंस प्राप्त किया, $87 बिलियन के आसपास प्राप्त किया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो काफी हमारे यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते हैं, एनआरआईस रहते हैं, काम करते हैं गल्फ कंट्री में, तो इसलिए हमारे यहाँ इनके साथ रिलेशन बनाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्रीलिम्स के बैटल में लग जाइए। थैंक यू वेरी मच।